बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक बेसिक विंडोज एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन में कैसे बनाई जाती है। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो 2019 चलाएंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और इधर आपके कुछ नहीं नजर आ रहा होगा अगर आप पहली दफा चला रहे हैं, और अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट बना है तो यहाँ रिसेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। इधर से गेट स्टार्टेड, यहाँ से आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, या फिर अगर आपने कंटिन्यू विदाउट कोड कर दिया है तो फिर हम आगे जाके फाइल मेन्यू से न्यू प्रोजेक्ट उधर से क्रिएट करेंगे। तो इधर से हम क्रिएट करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ये जब हम क्रिएट करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उस स्क्रीन में कुछ फिल्टर्स नजर आएंगे आपको। देखें ये 3 फिल्टर्स नजर आ रहे हैं शुरू में आपके पास, बल्कि इसको हम क्लियर कर देते हैं तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उधर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। हमें फिलहाल यहाँ से हम इसको अगर आपने फिल्टर करना है तो लैंग्वेजेस में सी शार्प, प्लेटफॉर्म्स में आप जाएंगे विंडोज, क्योंकि हमने विंडोज प्लेटफॉर्म पे इसको चलाना है, यानी कि ऐसे सिस्टम में चलाना है जिसमें विंडोज इंस्टॉल होगा। और उसके बाद हमें यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। तो ये एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें से हमें जो सिलेक्ट करना है वो ये है विंडोज ऐप .NET फ्रेमवर्क, विंडोज फॉर्म्स ऐप .NEट फ्रेमवर्क। एक विंडोज फॉर्म्स ऐप ये भी आ रही है, हमने ये सेलेक्ट नहीं करनी, ये .NEट फ्रेमवर्क वाली सेलेक्ट करनी है। आप इसे क्लियर और करके और यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं विंडोज फॉर्म्स। अब ये देखें, ये विंडोज फॉर्म्स ऐप, ये विंडोज फॉर्म्स ऐप .NEट फ्रेमवर्क। साथ नीचे लैंग्वेज भी लिखी आ रही है, ये विजुअल बेसिक विंडोज डेस्कटॉप, लेकिन लैंग्वेज इसमें पीछे विजुअल बेसिक है। हमें क्या करना है वो सेलेक्ट करना है विंडोज ऐप, विंडोज फॉर्म्स ऐप .NEट फ्रेमवर्क, जिसमें सी शार्प विंडोज और डेस्कटॉप। ये देख लें, विंडोज फॉर्म्स ऐप .NEट फ्रेमवर्क, सी शार्प लैंग्वेज है, विंडोज प्लेटफॉर्म है और डेस्कटॉप प्रोजेक्ट टाइप है। तो ये हमें सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करना है। ये प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और उसके बाद ये लोकेशन के किधर ये सेव होगा। लोकेशन आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई एक फोल्डर आप क्रिएट करके अपनी उस ड्राइव में और उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और इधर फ्रेमवर्क में से आपके पास ये लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क सारे होते हैं जो अवेलेबल है। हम इसको डिफॉल्ट के साथ जाने देंगे जो लेटेस्ट है। इसको हम प्रोजेक्ट का नाम कर देते हैं एक लॉगिन एप्लीकेशन। ठीक है, और इसे हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्रिएट होके इस तरह एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें एक डिफॉल्ट एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ हमने जो इसमें से हमारी जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली हमारी विंडोज हैं, जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। फिलहाल इसको मैं सबको क्लोज कर देता हूँ। बाकी ये वैसे आपके पास डिफॉल्ट ओपन होके आ रहे होते हैं और इसको हम एक एक करके खुद से देखते हैं कि क्या करना है। 3 बुनियादी तौर पे विंडोज हैं जिसपे हमने काम करना है। एक है आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको आप यहाँ पे ये फिलहाल पिन कर दें। पिन का मतलब है कि ये मुसलसल आपकी स्क्रीन पे नजर आता रहेगा। दूसरा जो है, आपने व्यू में जाके ये प्रॉपर्टी विंडो F4 इसकी शॉर्टकट की है, ये प्रॉपर्टी विंडो आ गई। इसको भी आप फिलहाल पिन कर दें। जब 2 पिन करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। वैसे आप इसको पकड़ के इधर से जहां मर्जी चाहें फिक्स भी कर सकते हैं। हम इन दोनों को नॉर्मली जो है वो इधर ही रखते हैं, इसको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को और प्रॉपर्टीज। और तीसरी जो चीज है हमारी वो है ये आपका टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स को भी हम इधर पिन, अब ये पिन और ऑटो हाइड का है। देखिए मैंने इसको ऑटो हाइड किया तो जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो ये नजर आएगा, क्लिक करेंगे। अदरवाइज
जब आप इसको कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप इसको पिन कर रखेंगे तो ये मुसलसल स्क्रीन पे शो होता रहेगा। ठीक है, हम इसको फिलहाल जो है वो पिन करते हैं और इन दोनों को हम ऑटो हाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो चीज आपने देखनी है वो समझनी है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है कि प्रोजेक्ट में आपकी कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये देखें आप, सबसे पहले ये सॉल्यूशन नजर आ रहा है और ये प्रोजेक्ट है। सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट में फर्क ये है कि आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर उन दो प्रोजेक्ट्स हैं अगर, तो उनके दरमियान हम कुछ कोड शेयर भी कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हमारा सॉल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट है ये। अब आप इसमें देखें, आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, ये रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ये रेफरेंसेस जो है बेसिकली ये वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, यानी वो कोड है प्री कंपाइल्ड बिल्ट इन जो आपके इस प्रोजेक्ट में वो फाइल्स उसने डिफॉल्ट ऐड कर दी है। इसके अलावा अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इधर ही से ऐड होगी। इसके बाद ये ऐप डॉट कॉन्फिग है। ये ऐप डॉट कॉन्फिग भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिलहाल आप इसमें देखें तो स्टार्टअप ये सपोर्टेड रन टाइम ये आपके सामने नजर आ रही है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क वर्जन 4.7.2 उसकी सेटिंग की हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई चीज नहीं है। फिर आपको नजर आ रही है ये दो फाइलें, एक form1.cs और एक program.cs। हम पहले program.cs को देखते हैं। इसको form1 को क्लोज कर देते हैं। ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें ये एक नेम स्पेस नजर आ रही, ये जो यूजिंग नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली ये नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट है इसमें। यानी अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में आपको पैकेजेस नजर आते थे और पैकेजेस के अंदर क्लासेस होती थी। ठीक है, तो एक पैकेज में दो क्लासेस एक नाम की नहीं हो सकती। ठीक है, और क्लासेस को ग्रुप करने के लिए पैकेजेस बनते थे जावा में। यहां पर जो है वो क्लासेस को ग्रुप करने के लिए नेम स्पेसिस बनती हैं। पैकेज और नेम स्पेस में फर्क ये है कि जावा में जो पैकेज होता था वो एक लॉजिकल के साथ एक फिजिकल चीज भी होती थी, यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर उसी नाम से एक फोल्डर भी बनता था। ठीक है, तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस जो है, डॉट सी एस का मतलब कि सी शार्प की फाइल है, सी शार्प की ये सोर्स कोड की फाइल है। जैसे जावा की सोर्स कोड की फाइल डॉट जावा होगी, सी की डॉट सी होगी और सी प्लस प्लस की डॉट सीपीपी होती है, इसी तरह सी शार्प की डॉट सी एस होती है। ये बुनियादी तौर पे जो है वो एंट्री पॉइंट है। हम बात कर रहे थे उसकी कि ये नेम स्पेसिस जो हैं क्लासेस को ग्रुप करने के लिए होती हैं। ठीक है, जावा में जो पैकेजेस हैं वो एक फिजिकल चीज, यानी हार्ड डिस्क पे भी वो एक फोल्डर होता है और एक लॉजिकल ग्रुपिंग भी होती है क्लासेस की। जैसे आप कहते हैं कि डेटाबेस से रिलेटेड क्लासेस आपने एक तरफ रख दी, आपने जो है वो फ्रंट एंड से रिलेटेड जो है वो क्लासेस जो है वो एक फोल्डर में रख दी, तो हर फोल्डर एक पैकेज है। यहाँ पे हम नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये यूजिंग नेम स्पेसिस जो है ये वही है, ताकि हमें पूरा पूरा क्लास का नाम नहीं लिखना पड़ता। मिसाल के तौर पे जैसे ये अगर नजर आ रहा है तो ये जो नेम स्पेस है सिस्टम, उसके अंदर सब नेम स्पेस है, विंडोज की उसके अंदर एक नेम स्पेस है, फॉर्म्स की उसके अंदर से हमें जो है वो हम कोड यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपको ये और नजर आ रही है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, सिस्टम डॉट लिंक, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क। तो ये वाली चीजें आपको नजर आ रही हैं। जब भी हम कोई नई क्लास यूज करेंगे और वो किसी नेम स्पेस से आएगी तो उसकी नेम स्पेस को हम यहाँ यूजिंग डायरेक्टिव के थ्रू वो लिखेंगे, ताकि हमें पूरा नाम उसका नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्लास का नाम आएगा। तो ये आपको उसके अंदर इस नेम स्पेस में ये क्लास नजर आ रही है, प्रोग्राम नाम है उस क्लास का, उसके अंदर आपको ये एक मेन मेथड नजर आ रहा है। ये मेन मेथड एंट्री पॉइंट है, यहां से जो है वो एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये मेथड चलेगा, इसके अंदर आपको तीन लाइनें नजर आ रही हैं, एप्लीकेशन डॉट इनेबल विजुअल स्टाइल्स, एप्लीकेशन डॉट सेट कंपैटिबल टेक्स्ट रेंडरिंग डिफॉल्ट और एप्लीकेशन डॉट रन। ये जो एप्लीकेशन डॉट रन का मेथड है, इसके इसके ये बेसिकली इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एक फॉर्म का, ये न्यू फॉर्म वन, ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है फॉर्म वन का। और फॉर्म वन क्या है? फॉर्म वन है ये जो हमारे पास बन के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये मेन मेथड चलेगा तो ये इस फॉर्म वन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और एप्लीकेशन डॉट रन में उसको पास करेंगे तो वो उसको शो करवा देगा।
हम इसको चला के देख लेते हैं, इधर से स्टार्ट। तो ये देखें इसने, ये वही फॉर्म 1 जो है वो शो करवा दिया, अभी खाली है ये। ठीक है, ये इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन हैं। इसको हम बंद करते हैं, वापस अपने कोड पे जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं अपना, इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। अब हम आते हैं फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बाकी फाइल्स की तरफ, इनको हम क्लोज कर देते हैं। ये आपको फॉर्म 1 नजर आ रहा है। इस फॉर्म 1 को अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो आपको इसमें दो फाइलें नजर आ रही हैं, एक ये फॉर्म 1 डॉट सी एस और एक ही फॉर्म 1 डॉट डिजाइनर डॉट सी एस। ये आप समझें कि ये बेसिकली एक क्लास है, ये एक ही क्लास है। उस क्लास का आधा कोड इधर है और आधा कोड इधर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विजुअल प्रोग्रामिंग में हम बहुत सारा काम जो है वो विजुअली यानी ड्रैग ड्रॉप के थ्रू करेंगे, विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू करेंगे, कोडिंग के बगैर भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो पीछे कोड ही रन हो रहा होता है। तो वो जो ऑटो जनरेटेड, इन्होंने क्या किया है कि उसको डिवाइड कर दिया। वो कोड जो आप खुद से लिखना चाहते हैं वो आप इस क्लास में लिखेंगे, और जो कोड ऑटो जनरेट हो रहा है, जो ड्रैग ड्रॉप की वजह से पीछे कोड जनरेट हो रहा है, वो इसमें होगा। इसलिए हर फॉर्म की दो क्लासेस होगी, हर फॉर्म की दो फाइल्स होगी। बेसिकली क्लास एक ही है, लेकिन वो उस क्लास का आधा कोड इस फाइल में, आधा कोड इस फाइल में। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। पहले इसको हम ओपन करते हैं। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आपको फॉर्म 1 डॉट सी एस और ब्रैकेट में ये डिजाइन नजर आ रहा है, ये इसका डिजाइन व्यू है। बेसिकली ये कोई अलग से फाइल नहीं है। इसको जब आप व्यू कोड करेंगे ना तो असल में फाइल ये है। इसमें आप ये देखें कि नेम स्पेस हमारी वो जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वही है। इसमें क्लास का नाम क्या है, फॉर्म 1। ये बेसिकली इनहेरिटेंस हो रही है कि ये फॉर्म जो बिल्ट इन क्लास है फॉर्म की, उससे इनहेरिट हो रही है। ठीक है, इसको आप समझे क्लास, ये कौन सी है, फॉर्म 1। ठीक है, जब आप दूसरी इस डिजाइनर डॉट सी एस को ओपन करते हैं तो यहां भी आपको क्लास फॉर्म 1 नजर आ रहा है, और इसकी नेम स्पेस भी सेम है, लॉगिन एप्लीकेशन। इसकी नेम स्पेस भी लॉगिन एप्लीकेशन। तो एक नेम स्पेस में दो क्लासेस कैसे हो गई एक नाम की? ये दो नहीं है, ये एक ही है। वो कैसे पता चलेगा? वो अगर आप यहां देखें, ये देखें, ये पार्शियल का लफ्ज लिखा हुआ है, इसके साथ भी पार्शियल क्लास फॉर्म 1, और यहां भी लिखा हुआ है पार्शियल क्लास फॉर्म 1। इसका मतलब क्या है? और इनहेरिटेंस किसी एक फाइल में स्पेसिफाई कर देते हैं तो दूसरी में वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। आप इसको ये समझें कि एक हमने एक ही क्लास का कोड दो फाइल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और जब ये कंपाइल होंगी तो ये दोनों फाइल से मिलके एक क्लास बन जाएगी। और वो किस वजह से? वो इस पार्शियल कीवर्ड की वजह से। तो ये पार्शियल क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया नया। क्लास का तो आपको आइडिया है पहले से, ये पार्शियल क्लास का कॉन्सेप्ट आया नया। तो ये इसमें भी ये देखें पार्शियल क्लास फॉर्म 1। ठीक है, और इधर पार्शियल क्लास फॉर्म 1। अब आप ये कहें कि यहाँ इनहेरिटेंस स्पेसिफाई की है, यहाँ नहीं की हुई, तो जब मैं कह रहा हूँ कि कंपाइल होगा तो ये एक ही बन जाएगी, तो इसलिए एक जगह स्पेसिफाई करने से काम बन जाएगा हमारा। अब इसमें आपको ये देखें नजर आ रहा है, एक ये आपको ये कंपोनेंट्स आई कंटेनर, ये इंटरफेस का रेफरेंस नजर आ रहा है। दूसरा आपको ये क्या कहते हैं, डिस्पोज का मेथड नजर आ रहा है। प्लस आपको विंडोज फॉर्म डिजाइनर जनरेटेड कोड, ये ऑटो जनरेटेड कोड होता है। इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इनिशियलाइज कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें जो है ये बता रहा है ये दिस डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट क्लाइंट साइज, ये जो ये सारा साइज है, ये सब कुछ है, ये असल में इस फॉर्म का है।
ठीक है, इस फॉर्म को अगर मैं इधर से पकड़ के छोटा कर देता हूँ, रीसाइज कर देता हूँ, तो अब ये देखें ये चेंज हो गया 489,321। अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो ये देखें 618,320, ये इसका ही है। इसी तरह दिस डॉट नेम, ये जो दिस डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट नेम, ये किसकी बेसिकली एट्रीब्यूट्स है? ये बेसिकली जो है हमारा दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है किसी भी क्लास के। यानी आप ये समझे कि क्योंकि हम फॉर्म 1 क्लास के अंदर बैठे हैं तो फॉर्म 1 के ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है ये, और ये नेम, टेक्स्ट और ये रिज्यूम लेआउट का जो मेथड कॉल हो रहा है, ये जो चीजें हैं ये बेसिकली इसी फॉर्म की प्रॉपर्टीज है। नेम, टेक्स्ट, इसी फॉर्म की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी से मुराद डेटा मेंबर्स। तो अब जब हम ये देखते हैं, ये दो क्लासेस हो गई। अब ये तीसरी चीज ये क्या है? ये बेसिकली जो है, क्योंकि हम विजुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, विजुअली काम कर रहे हैं, ये विजुअल सी शार्प है, तो इसके अंदर इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है इसकी। यानी कि आप इसको कोड करते वक्त ही चेक कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन कैसी नजर आएगी, उस पर क्या क्या होगा। ये नहीं कि आप सारा कोड लिखेंगे और जब रन करेंगे तो पता चलेगा कि वो उसके ऊपर क्या फॉर्म कैसा शो हो रहा है आपका, या आपकी जो एप्लीकेशन है उसका यूजर इंटरफेस कैसा नजर आ रहा है। सिर्फ रन करते वक्त नहीं, आप जब कोड कर रहे हैं, डेवलपमेंट इस वक्त हम कोड कर रहे हैं, एप्लीकेशन रन तो नहीं हो रही, तो भी आप क्या कहते हैं ये देख सकते हैं। तो ये कोई असल में ये उसी की रिप्रेजेंटेशन है, इन दो फाइल्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये कोई अलग से तीसरी फाइल नहीं है। तो इनमें स्विच करने के लिए क्या है कि आपने ये कोड वाली फाइल जो form1.cs है, designer.cs नहीं। एक बात याद रखें, designer.cs में कोई भी चीज आपने हाथ से चेंज नहीं करनी जब तक आपको कोई बहुत मजबूरी ना हो। हम देखेंगे कि क्या एरर्स आते हैं हमारे पास, ये हमें जाके लाजमी तौर पे इसको हाथ से ठीक करना पड़ता है। ठीक है, खैर उसके भी तरीके हैं। हमने इसको नहीं छेड़ना, designer.cs वाली फाइल को, इसमें सारा कोड ऑटो जनरेटेड होता है। ये वाली जो है इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। तो ये कोड वाली फाइल ये दो नजर आ गई। अब इसी की वो असल में रिप्रेजेंटेशन थी। अगर आपने देखना है विजुअली तो व्यू डिजाइनर पे जाएंगे, ये डिजाइनर खुल गया इसी फॉर्म 1 का। और अगर आप इसके कोड में जाएंगे तो ये कोड वाली फाइल खुल गई। ये स्विच करने का तरीका है, कोड वाली फाइल से व्यू डिजाइनर, डिजाइनर वाली फाइल से व्यू कोड, इन दो में आ रहा है। ये वाली फाइल जो है इसको आपने नहीं छेड़ना। इसको हम एक तरफ करते हैं। तो ये देखें, ये नजर आ रहा है फॉर्म 1, इसके ऊपर टाइटल लिखा नजर आ रहा है। ये चीज है, ऑल्दो कि हमने इसे छेड़ना नहीं है, इसको हम विजुअली चेंज करेंगे, इसकी जो भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। लेकिन फर्ज करें अगर मैं इसको कर देता हूं लॉग इन फॉर्म, तो अब आप जब जाके देखें तो ये देखें ये इसका चेंज हो गया, टेक्स्ट लॉग इन फॉर्म। नेम इसका अभी भी फॉर्म 1 है, ये नेम क्या है? ठीक है, ये नेम की अलग प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट की अलग प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी या टेक्स्ट का एट्रीब्यूट वो है जो इधर इधर फॉर्म के टाइटल पे नजर आए, और नेम वो है जिस नाम से ये बेसिकली इसके ऊपर जो लगते हैं ना रूल्स नेम के एट्रीब्यूट पे, ये वही लगते हैं जो वेरिएबल के नाम पे लगते हैं। यानी इनमें स्पेस नहीं आएगी, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जबकि यहाँ टेक्स्ट जो है उसमें मैंने स्पेस दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो वेरिएबल का नाम इस्तेमाल, उसके रूल्स लगेंगे। ये वो है जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि स्टूडेंट एस C++ में या जावा में स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो वो जो एस है वो उस ऑब्जेक्ट का नाम है। वो बेसिकली जो है वो ये फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? फॉर्म 1 क्लास का ऑब्जेक्ट है। और फॉर्म 1 क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है जो बिल्ट इन फॉर्म क्लास है उससे। तो ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट एक बना फॉर्म 1, और उसका नाम हमने उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म 1 रखा है। ठीक हो गया? अच्छा, अभी designer.cs वाली फाइल को मैं बंद कर देता हूं। अब हम आते हैं इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, इस फॉर्म को ही क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे जाएं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी विंडो आ गई। इसको हम फिलहाल पिन करते हैं और जरा समझते हैं। ये देखें, ये नजर आ रहा है कैटेगराइज, ये नजर आ रहा है अल्फाबेटिक। ये कैटेगराइज में इस फॉर्म के ऑब्जेक्ट की
जैसे ऑब्जेक्ट्स आप किसी ना किसी क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, डेटा मेंबर्स और मेथड्स। तो जो डेटा मेंबर्स हैं ये इस फॉर्म के ऑब्जेक्ट के ये सारे डेटा मेंबर्स हैं। अब आप कहेंगे कि फॉर्म की क्लास आपने तो नहीं बनाई, बेसिकली ये फॉर्म की क्लास हमने बनाई है अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन उसके अंदर हमने कोई डेटा मेंबर्स ऐड नहीं किए। वो कहाँ से ऐड हो रहे हैं, वो इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि वो असल में इनहेरिट भी हो रही है बिल्ट इन क्लास फॉर्म से। तो अगर उसके अंदर अब जो चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर पेरेंट वाली भी सारी चीजें होती हैं, प्लस अगर उसके अंदर आप कुछ इजाफी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारी, ये जो सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं ये बेसिकली इसके पेरेंट से आ रही है। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये फॉर्म वन जो है क्लास हमारी, इससे इसके अंदर अपना तो कोई डेटा मेंबर नहीं है, इसमें तो सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कंपोनेंट कॉल हो रहा है, और ये इनिशियलाइज कंपोनेंट कहाँ है, डिजाइनर वाली फाइल के अंदर डिफाइन हुआ है। इसको आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे ना तो ये आपको उस फंक्शन में ले भी जाएगा। देखिए ये फॉर्म वन डॉट डिजाइनर डॉट सी एस के इनिशियलाइज कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसका लोकली समझ ले मेथड है, जैसे हम इधर नीचे डिफाइन किया वो कंस्ट्रक्टर से वो कॉल हो रहा है। और वो क्या करता है, वो ये करता है वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी सेट कर रहा है फॉर्म की। अच्छा, तो दोबारा आते हैं, क्या सीक्वेंस था सबसे पहले कि प्रोग्राम डॉट सी एस में मेन मेथड वो चलता है, मेन मेथड जो है वो फॉर्म वन का ऑब्जेक्ट बना रहा है और रन के मेथड को पास कर रहे हैं हम, वो इसको शो करवाता है। और जब हम फॉर्म वन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कंपोनेंट हो रहा है। और इनिशियलाइज कंपोनेंट क्या है कि फॉर्म के अंदर जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपर्टी सेट करता है। तो ये सीक्वेंस है। अब हम वापस जाते हैं, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की फॉर्म। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये, अब ये कैटेगरी वाइज दी हुई है प्रॉपर्टीज के, अपीयरेंस से रिलेटेड के ये नजर कैसा आना है, इसका बैक कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, फोर कलर क्या होगा, टेक्स्ट क्या लिखा नजर आएगा, फिर ये इसके बिहेवियर से रिलेटेड है, ये इसके डेटा से रिलेटेड है। तो ये वाली सारी चीजें नजर आ रही है। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूं कि हम ये कैटेगरी वाइज के बजाय अल्फाबेटिक इनको अरेंज करें। जैसे अब मुझे पता है मैंने इस फॉर्म का टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके टी वाली साइड पर आऊंगा, टी मुझे पता है इधर होगा और इधर से चेंज कर दूंगा। मुझे पता है फॉन्ट तो एफ ऊपर होता है, मैं इधर गया इधर से जाके चेंज, तो इसको ये हम इन्हीं इसी प्रॉपर्टीज को ही कैटेगरी वाइज देखना है या अल्फाबेटिकली देखना है, ये तो वो दो चीजें होगी। ठीक है। अच्छा, फिर ये है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी विंडो, और ये है इवेंट्स, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये स्विच करने के लिए कि आपने इवेंट्स देखने हैं या प्रॉपर्टीज देखनी है, इवेंट्स देखने हैं या प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, फिलहाल हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं और चंद प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए इस फॉर्म की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो नेम। नेम हम इसका चले फॉर्म वन के बजाय कर देते हैं FRM लॉगिन। ये FRM मैंने प्रीफिक्स लगाया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा ये फॉर्म है। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ, ये अब हमने प्रॉपर्टी चेंज की, यानी डेटा मेंबर चेंज किया। जैसे एस डॉट जीपीए, स्टूडेंट की जीपीए चेंज करनी है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया एस डॉट जीपीए इज इक्वल टू दिस, एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू दिस। कोड में जाके जब आप करते थे एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू कुछ भी आप कर ले 123, और एस डॉट जीपीए इज इक्वल टू 3.25 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हम कोड से चेंज करते थे डेटा मेंबर्स, यहाँ पे हम विजुअली चेंज कर रहे हैं। तो इस फॉर्म का डेटा मेंबर नेम का यानी उसकी प्रॉपर्टी नेम की उसका नाम हमने FRM लॉगिन रख दिया। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हम इसकी कौन सी देख रहे हैं, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट वो जो इधर नजर आएगा, मैंने उसका नाम ये लॉगिन फॉर्म रखा हुआ है। ठीक है जी, ये उसका साइज आ रहा है। अब हम इसके ऊपर, ये हमारी एक स्क्रीन है। ठीक है, फिलहाल हमारे उसमें एक ही फॉर्म है, एक ही स्क्रीन है। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, इस फॉर्म पे मैंने कुछ UI एलिमेंट्स लगाने हैं, UI कंट्रोल्स लगाने हैं, UI कंपोनेंट्स लगाने हैं। ये UI एलिमेंट्स, UI कंट्रोल्स, UI कंपोनेंट्स, ये एक ही चीज के डिफरेंट नाम है। यानी स्क्रीन के ऊपर जो जो कुछ भी लगा है वो एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है, UI एलिमेंट है, या UI कंट्रोल कह लें। मिसाल के तौर पे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, ये सारे के सारे UI कंट्रोल्स हैं। अब हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो हमने तीन चार चीजें ऐड करनी है।
अब हमारा ये जो टूल बॉक्स है ये काम आएगा। नहीं नजर आता तो इधर व्यू में जाके ये टूल बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। इसमें से भी ये कैटेगरी वाइज नजर आ रहे हैं, देखें मेन्यूज, कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग, डायलॉग्स, WPF, डेटा रिपोर्टिंग, जनरल, बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। मैं फिलहाल जो है ना यहाँ से कॉमन कंट्रोल में जाके ये लेबल, खाली लेबल जो है इसे ड्रैग ड्रॉप किया और एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग ड्रॉप किया और एक मैं बटन ये ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब मेरे ये स्क्रीन पे कितने कंट्रोल्स हो गए, UI कंट्रोल्स, 1 2 3, एक लेबल है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है, 3 हो गए। अब इनकी भी, ये भी असल में बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं किसी ना किसी क्लास के। इसकी क्लास किसने बनाई है, क्लास हमने नहीं बनाई, क्लास इसकी बिल्ट इन है। कौन सी, लेबल क्लास। आप जब इसको क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे और इधर इसको क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाएं या क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो पे आ जाएं। ठीक है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज खोल लें या क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो पे आए तो ये देखिए ऊपर ये लिखा नजर आ रहा है लेबल 1, आगे उसकी क्लास है system.windows.forms.label। ये लेबल क्लास है इसकी और ये पीछे इसकी नेम स्पेस है। ठीक है, ये जो है ये बिल्ट इन क्लास है, तो ये बिल्ट इन क्लास का बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। इसी तरह हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसी तरह इस पे क्लिक करेंगे फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स 1, ये इसका नाम है और ये उसकी क्लास है system.windows.forms.textbox। और इसी तरह ये बटन system.windows.forms.button। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो फॉर्म 1 के ऊपर लगाया ना, ये तो फॉर्म 1.designer.cs वाली फाइल खोलते हैं हम। ये देखें ये 3 इसके अंदर एक डेटा मेंबर्स डिक्लेयर हो गए जो पहले नहीं थे, प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स, ये उनकी क्लासेस आ गई और ये उनके नाम आ गए। ठीक है, 3 प्लस इसके अंदर जो है इनिशियलाइज कंपोनेंट में जो पहले सिर्फ ये वाला कोड था फॉर्म का, अब इसके अंदर ये कोड भी ऐड हुआ है। लेकिन this dot label 1 is equal to this dot text box 1 is equal to this dot button is 1 is equal to this। फिर ये लेबल की प्रॉपर्टी सेट हो रही है, ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी सेट हो रही है, ये बटन की प्रॉपर्टी सेट हो रही है और ये फॉर्म के अंदर इन 3 लाइनों से ये देखें ना, दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड, इसके अंदर ये कलेक्शन है, समझ लें एक तरह की एरे है। ठीक है, फॉर्म के कंट्रोल्स यानी फॉर्म के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है वो एक एरे है, उस एरे का ऐड का मेथड है, उसके अंदर हम बटन का ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट और लेबल का पास करें तो वो फॉर्म के कंट्रोल्स की लिस्ट में ऐड हो जाता है। यानी कि वो फॉर्म के ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स हैं वो यहाँ डिफाइन करके और उनको ऐड कर दिया, अब वो फॉर्म का हिस्सा बन गया। तो ये सारा कोड खुद जनरेट हुआ है, हमने नहीं लिखा है। अब हम इसकी फिर दोबारा इसको डिजाइनर वाली फाइल को बंद करते हैं और फॉर्म 1 के ऊपर आते हैं और हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ये देखें लेबल, इसकी प्रॉपर्टीज में देख लें लेबल ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। सबसे पहले तो हम इसका जो है नाम चेंज करेंगे। नाम की जो कन्वेंशन है वो ये है कि नॉर्मली, अब देखें जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी मैंने ये यूजर नेम के लिए है, ठीक है, तो मैं एक और लेबल लगा देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड के लिए, तो इसलिए इनके नाम जो है ये लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, टेक्स्ट बॉक्स अगर एक स्क्रीन पे 10 लगे हुए हैं तो उनके नाम टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। ये क्या कहते हैं अपना जो है ना वो ये प्रॉपर तरीका नहीं है इनके नाम रखने का, ऐसा क्योंकि कल अब हम जाके देखिए इससे सारा कोड हम विजुअली नहीं करेंगे, हम कोड हाथ से भी लिखेंगे। तो जब हम हाथ से लिखेंगे तो उसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है, इस बटन या मैंने कोई स्क्रीन पे कोई मैसेज शो करवाना है, तो वो जो चीजें हैं जब इनको हमने एक्सेस करना है कोड में तो इनके नाम ऐसे होने चाहिए जो कोड में हमें आसानी से समझ आ जाए। तो उसके लिए प्रोग्रामर्स ने एक कन्वेंशन बनाई हुई है कि जो नॉर्मली लेबल्स होते हैं ना उनके शुरू में एक प्रीफिक्स हम लगाते हैं 2 या 3 लेटर्स का, जैसे लेबल्स के लिए LBL और आगे किस मकसद के लिए है वो। अब मेरा ये यूजर नेम के लिए है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ LBL यूजर नेम। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स है तो इस टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज में जाके, टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके शुरू में TXT से जाहिर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT करके नहीं छोड़ना, आगे ये भी कि किस मकसद के लिए है, TXT यूजर नेम। देखिए ये लेबल था
इसको मैं पिन कर देता हूं फिलहाल। ये लेबल था तो इसका नाम LBL यूजर नेम, नेम की प्रॉपर्टी, और ये टेक्स्ट बॉक्स था तो इसका नाम TXT यूजर नेम, और ये बटन लॉगिन का तो इसका नाम मैं रख देता हूं BTN लॉगिन। ठीक हो गया। लेकिन इसके ऊपर लिखा तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ तो LBL यूजर नेम आ रहा है, लेकिन जो इसके ऊपर लिखा क्या नजर आएगा वो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। देखिए नाम जो है ना वो आपने वही रखने हैं जो वेरिएबल के नाम के उसूल होते हैं, कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। और जो टेक्स्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं इसका करता हूँ एंटर यू, ये एक मैसेज होता है सिंपल, मैं कह देता हूँ एंटर यूजर नेम, ठीक है, या खाली यूजर नेम भी लिखा आ सकता है इधर। तो ये मैसेज है यूजर नेम। टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो जब चलेगा स्क्रीन पे तो फिर क्या कहते हैं इसके अंदर जो यूजर एंटर करेगा वही इसका टेक्स्ट होगा ना, पहले से हमने खुद से तो नहीं देना। इस बटन का मैंने नाम तो चेंज कर दिया BTN लॉगिन, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ क्या नजर आना चाहिए वो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमने सेट कर लिया, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से चेंज किया के ऊपर लिखा क्या नजर आ रहा है, लेबल की भी और बटन की भी। अब मैं इसके ऊपर पासवर्ड के लिए भी इसी तरह एक लेबल और लगाऊंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा। देखें ये खुद आपको जो है ना वो अलाइनमेंट की लाइंस शो करवाना शुरू कर देता है। इसी तरह इसका नाम जाके हमने करना है, अब ये पासवर्ड के लिए तो इसका नाम LBL पासवर्ड, ये टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम TXT पासवर्ड, और बटन हमने एक किया तो इसको ठीक हो गया। लेकिन इसका साथ हमने टेक्स्ट भी चेंज करना है, क्योंकि ये स्क्रीन पे हमने इसको दिखाना है। एक बटन हम और एक लॉगिन का बना लेते हैं, और इसी के साथ ही एक बटन हम बना लेते हैं रीसेट का। जो फॉर्म को क्लियर कर देता है ना रीसेट का बटन, वो BTN रीसेट, और टेक्स्ट इसका रीसेट। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चलाते हैं। तो ये देखें आप, ये हमारा फॉर्म जितना साइज में हमने उसे सेट किया है, जो बटन वगैरह वो किए वो नजर आ रहा है। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये तो इसका व्यू कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे जो फॉर्म पे स्क्रीन पे कितने UI कंट्रोल्स हैं, एक लेबल, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा फिर लेबल, चौथा फिर टेक्स्ट बॉक्स, पांचवा बटन, छठा, तो टोटल 6 है, जिनमें से 2 लेबल हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं और 2 ही बटन हैं। तो ये तो इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट होगी, लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ कंप्लीट नहीं होती। हमने ये बना तो लिया, लेकिन अब हम चाहते ये हैं बेसिकली कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं कि जो यूजर नेम पासवर्ड पे एंटर हो वो जब हम लॉगिन का बटन प्रेस करें तो ये कहीं से मैच हो, किसी डेटाबेस से, किसी फाइल से। फिलहाल हम डेटाबेस के बजाय खुद ही कर लेते हैं कि जी अगर यूजर नेम मिसाल के तौर पे एडमिन हो और पासवर्ड 123 हो तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, इधर एक मैसेज शो करवा दे कि लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज दिखा दें कि लॉगिन फेल। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल है। तो उसके लिए अब हमें क्या समझना है, उसके लिए हमें इवेंट्स को समझना है कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो उस पर चलते हैं। अब बेसिकली बात यह है
कि हमारे जो इसमें हम इस सेमेस्टर में जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे, जो भी प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, वो बेसिकली हमारे इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये होगा कि हम जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो स्क्रीन पे चलता रहेगा। जब कोई इवेंट होगा उस पे, तो उस इवेंट का रिस्पॉन्स होगा और फिर दोबारा वो यूजर के दूसरे इवेंट के लिए वेट करने लगेगा। जब तक कोई इवेंट नहीं होता वो उसी हालत में रहेगा। फिर जब कोई इवेंट होगा तो उस इवेंट के पीछे वो जाके देखेगा क्या करना है। अगर कुछ जो भी स्टेप्स करने होंगे, जो भी काम करना होगा, जो भी ऑपरेशंस करने होंगे, वो परफॉर्म करेंगे हम। फिर दोबारा वापस स्क्रीन पे आके अगले यूजर इनपुट का वेट करने लगेंगे। ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो डिफरेंट है दूसरी कई प्रोग्रामिंग से जो मसलन आप पहले करते रहे हैं। जैसे आप सी में एक प्रोग्राम आपने लिखा, इंट मेन या वॉइड मेन में जाके शुरू से लेके आखिर तक वो उसकी स्टेटमेंट सी वो एक एक करके सारी चली, और आखिरी स्टेटमेंट जब होती है मेन के अंदर जो आखिरी लाइन होती है, उसके बाद प्रोग्राम आपका बंद हो जाता है। यानी कि आपने आखिर एंड में गेट सी लगा रखा होता है। उससे पहले उसने जो इनपुट आउटपुट है वो करता रहा। वो यूजर से इनपुट लिया, 2 नंबरों को मिसाल के तौर पे 2 नंबर लिए, उनको प्लस किया, उसके बाद यूजर को शो करवाया, और फिर आखिर में वो रुकता है गेट सीट का इंतजार। जैसे गेट सीट दिया तो वो मेन की आखिरी लाइन, जो मेन मेथड की आखिरी लाइन होती है, उसके बाद वो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। लेकिन ये वाले प्रोग्राम ऐसे क्लोज नहीं होंगे खुद से, ये चलते रहेंगे। या तो जब हम इसको क्लोज के बटन के थ्रू क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज होगी, अदरवाइज ये चलता रहेगा। आप इसको मिनिमाइज करके कोई और काम कर लें। लेकिन जब आप इसको मैक्सिमाइज करके इसके ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करेंगे खुद, या फिर और भी इवेंट्स होते हैं जो बैकग्राउंड इवेंट्स भी होते हैं जो यूजर खुद से नहीं कर रहा होता। और इवेंट्स मिसाल के तौर पे हम ये लगाते हैं कि जैसे 3 बजे क्लॉक जो है ना, सिस्टम की क्लॉक 3 बजाए तो वो ये काम कर दे। ये इस तरह का काम भी हो सकते हैं। जो भी इवेंट है, उन इवेंट के पीछे जो कोई हमने काम कर रखा है वो काम होगा, और उसके बाद ये आके नेक्स्ट इवेंट का इंतजार करने लग जाएगा। तो ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग हमने बेसिकली इसमें करनी है। इसकी थ्योरी के लिए आपके साथ एक शेयर कर दूंगा मैं एक ट्यूटोरियल नोट्स वगैरह की इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिलहाल इसको करते कैसे हैं देखें। अभी जो लॉजिकली समझ आता है कि जब हम इसको चलाएंगे तो इस पे होना ये चाहिए कि यहाँ पे मैंने दिया मिसाल के तौर पे एडमिन, और पास इधर मैंने दिया पासवर्ड 1 2 3। एक तो खैर ये अभी ना ये पासवर्ड प्रॉपर्टीज की हमने सेट नहीं की, इसके ऊपर कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, इनको हमने हाइड करना, उसका तरीका बताता हूं मैं आपको। हो ये कि यूजर ने पासवर्ड जब एंटर किया उसके बाद लॉगिन के बटन पे प्रेस करे तो इन लॉगिन के बटन के क्लिक पर होना चाहिए कोई काम। ये इवेंट तो ये भी हो रहा है। देखें इवेंट क्या है, हर यूआई कंट्रोल के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे इस वक्त मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट क्या है, इसके ऊपर माउस लाया हूं, ये भी एक इवेंट है। माउस आउट किया, ये भी एक इवेंट है। क्लिक किया, इवेंट है। राइट क्लिक किया, इवेंट है। डबल क्लिक किया, इवेंट है। की प्रेस किया, इवेंट है। ठीक है, की प्रेस करके की रिलीज किया, इवेंट है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन हमें इस वक्त जो है, क्या हमारे से इस वक्त जो हमारे से रेलिवेंट इवेंट है वो ये कि इस स्क्रीन पे ये लॉगिन बटन का क्लिक इवेंट जो है उससे हमें मतलब है, उसके अलावा किसी इवेंट से मतलब नहीं है। इवेंट फिर भी हो रहा है तो उन इवेंट्स के पीछे क्या हो रहा है, उनका डिफॉल्ट बिहेवियर। जैसे अभी तक इस पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये मैं माउस ला रहा हूं तो ये थोड़ा सा इसका आप ये देखेंगे एक विजुअल इफेक्ट आ रहा है। जब क्लिक करता हूं तो एक और विजुअल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अभी इनका डिफॉल्ट काम यही हो रहा है। करता रहूं मैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक काम हो रहा है कि इस पे एक विजुअल इफेक्ट आ रहा है। ये डिफॉल्ट काम हो रहा है क्लिक के पीछे। मुझे अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये डिफॉल्ट काम जो है वो तो होता रहे बेशक, लेकिन उसके अलावा मुझे इसके ऊपर कुछ और भी कराना है कि लॉगिन के बटन के क्लिक पे मुझे इन दोनों की वैल्यूज उठानी है। इनको चेक करना है कि क्या यूजर ने वैल्यूज दी है, और अगर वो एडमिन 1 2 3 है तो इधर एक मैसेज शो करवाना है, और अगर वो एडमिन 1 2 3 के अलावा कुछ है तो दिखाना है कि लॉगिन फील्ड। ठीक है, बाद में हम इसको जाके डेटाबेस से भी मैच कर सकते हैं। जैसे यूजर ने एडमिन के बजाय यूजर दे दिया, तो अब अगर मैं लॉगिन करता हूं तो यहाँ मैसेज आना चाहिए कि लॉगिन फेल्ड।
अगर मैं इधर जाके admin123 लिखता हूँ तो आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल। उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं कि ये पासवर्ड के शो हो पे कैरेक्टर्स शो ना हो। तो उसका तरीका सिंपल है, वो भी इस टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी विंडो में आए और इसमें पासवर्ड कैरेक्टर ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जाके आप इसको फॉर एग्जांपल स्टैरिक करना है स्टैरिक कर दें, कोई और कैरेक्टर जो भी आप चाहते हैं वो कर देंगे। तो अब होगा ये कि अब जब आप इसको चलाएंगे तो अब जो है वो ये स्टैरिक शो होगा। ठीक हो गया। लेकिन जब हम बैकएंड पे जाके वैल्यूज लेंगे, जब कोड में जाके वैल्यूज लेंगे तो वो हमें क्या मिलेंगी, वो हमें जो एक्चुअल कैरेक्टर्स होंगे वही मिलेंगे। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इवेंट्स की। अब इवेंट्स को भी हम विजुअली डिफाइन कर सकते हैं और कोड कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं पहले विजुअली आपको करके दिखाता हूं थोड़ा सा। इस बटन पे क्लिक किया, एक क्लिक सिंगल क्लिक करना है। अभी तक हम प्रॉपर्टी देख रहे थे, अब इसके साथ ये इवेंट्स पे जाएंगे हम। ठीक है। ये एक लंबी लिस्ट आपको अल्फाबेटिकल, क्योंकि अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रखे थे मैंने। ठीक है, ये भी कैटेगोरिकल हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके, आप ये देखें एक लंबी लिस्ट है आपके सामने। जिस तरह ड्रैग ड्रॉप हुआ है, इसमें एंटर हुआ है, फॉन्ट चेंज हुआ है, की प्रेस हुई है, की डाउन हुई है, लेआउट, माउस एंटर, माउस डाउन, माउस होवर, माउस लीव, पेंट, रीसाइज, वैलिडेटेड, टेक्स्ट चेंज, बहुत सारे इसके आपको इवेंट्स नजर आ रहे हैं। और हर इवेंट का कोई ना कोई डिफॉल्ट बिहेवियर भी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका क्लिक इवेंट पे कुछ डिफाइन करना है। तो ये देखें, ये क्लिक इवेंट के आप आगे आए, आगे आगे इधर आपने डबल क्लिक कर देना है। अब वो क्या, उसने क्या किया है, दो काम किए। उसने आपको ले गया है डिजाइन से ये कोड वाली फाइल में, वहां जाके उसने एक खाली मेथड डिफाइन कर दिया है, प्राइवेट वॉइड btn login अंडरस्कोर क्लिक। अब ये देखें, ये फायदा होता है नाम प्रॉपर रखने का, कि अब ये समझ आ रहा है कि ये किसका क्लिक है, btn login का। पहले जो है ना वो यूआई कंट्रोल का नाम आता है और अंडरस्कोर के बाद उसका इवेंट का नाम आता है, कि ये किसका कौन सा मेथड है, btn login का क्लिक का मेथड। और आगे उसके ये दो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक जो पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट टाइप का, जो रूट क्लास होती है, हर क्लास का पेरेंट होती है ऑब्जेक्ट क्लास, उस टाइप का, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, किसका इवेंट है ये, और ये एक इवेंट आर्ग्यूमेंट्स का आपको ये भी पैरामीटर नजर आ रहा है। हम देखेंगे कि इसके अंदर से इवेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, वो उस इवेंट से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन होती है इस ऑब्जेक्ट में। तो ये उसने डिफाइन किया है। अच्छा, ये तो खाली मेथड डिफाइन कर दिया, प्लस उसने ये भी डिफाइन किया है कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसको यानी कि इवेंट पे ये वाला फंक्शन कॉल होने का मतलब ये है कि ये इस बटन के क्लिक इवेंट का ये फंक्शन इवेंट हैंडलर है। दोबारा बताता हूं कि इस लॉगिन बटन के क्लिक इवेंट का ये फंक्शन जो है वो इवेंट हैंडलर है, यानी इसको हैंडल करेगा कि जब उस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये इंफॉर्मेशन ये कहाँ डिफाइन किया जाता है, ये आप देखें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके, ये डिजाइनर डॉट सी एस की जो फाइल है उसके अंदर आके ये जो ऑटो जनरेटेड कोड होता है इसको आप जरा एक्सपैंड करें तो आपको यहाँ पे जो बटन है पर होगा, ये रहा। इस लाइन को अगर आप देखें, ये देखें लिखा है दिस डॉट btn login डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इवेंट हैंडलर, और आगे इस फंक्शन का नाम है दिस डॉट btn login अंडरस्कोर क्लिक, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है। ये प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है, प्लस इक्वल टू का मतलब ये है
देखें, जो प्लस इक्वल का मतलब होता है कि जो पहले से उसके अंदर वैल्यू है वो भी रहे, प्लस ये वाली चीज भी आ जाए जो आगे डिफाइन की है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2 और x प्लस इक्वल टू 3, अब इसका क्या मतलब है कि x में पहले 2 था, अब x में 2 के साथ साथ प्लस 3 भी हो गया, तो x में 5 होगी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, btn लॉगिन डॉट क्लिक के लॉगिन बटन के क्लिक के इवेंट पे जो पहले हो रहा था वो भी होता रहे, लेकिन साथ ये भी होना शुरू हो जाए। तो पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ इतना हो रहा था कि जब मैं उसे चलाता था और क्लिक करता था तो एक विजुअल इफेक्ट आता था उसमें, ठीक है, वो एक उसकी ऊपर बाउंड्री बन जाती थी, और एक क्या कहते हैं उसके ऊपर जो एक वो एक उसका जैसे वो प्रेस हुआ हुआ है, ये उसके ऊपर इफेक्ट आता था। तो उस इफेक्ट को हमने खत्म नहीं करना, वो इफेक्ट भी रहे, प्लस हमने उसके साथ जो है ये डिफॉल्ट बिहेवियर भी रहे उसका, प्लस ये वाला काम भी होने लग जाए। ठीक हो गया, तो ये प्लस इक्वल का मतलब ये है। बहरहाल ये बताना कि इसके क्लिक इवेंट पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे से जाके btn लॉगिन के बजाय माई बटन क्लिक कर दूं, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे जो है दिस डॉट माई बटन क्लिक लिखना पड़ेगा। ये जो फंक्शन का नाम है वो चेंज होगा, सिर्फ btn लॉगिन डॉट क्लिक की ऐसे ही रहेगा कि ये आ गया, ये दिस का मतलब फॉर्म, btn लॉगिन उसका जो कंट्रोल है, उस जो बटन है, यानी उसके ऊपर जो कंट्रोल बटन भी एक लॉगिन यूआई कंट्रोल है, तो दिस डॉट बटन btn लॉगिन उसका नाम डॉट क्लिक इवेंट, उस पे ये फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, न्यू सिस्टम इवेंट हैंडलर, और ये जो है ये फंक्शन का नाम है। तो इस तरह ये चीजें डिफाइन होती है, और ये ऑटो जनरेटेड। अब ये फंक्शन बन गया, हमने डिजाइनर डॉट सी एस में जाके जो काम हमने ग्राफिकली किया था, विजुअली किया था, ठीक है, इसके क्लिक इवेंट पे, वो अब वो जो ऑटो जनरेटेड कोड में पता चल गया कि इस बटन के क्लिक इवेंट पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो उसने डिफाइन कर दिया। अब फंक्शन ये है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमें लेनी है इस टेक्स्ट बॉक्स और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है, ये देखिए, अब इसको इवेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, तो ये है प्रॉपर्टीज पे, हम दोबारा वापस आ जाएंगे। इवेंट्स पे जाना हो तो इधर, प्रॉपर्टीज पे जाना हो तो इधर। तो इसका नाम है txt यूजर नेम और इसका नाम है txt पासवर्ड, इन दो की वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, ये हम इसकी रीडेबिलिटी एनहांस करने के लिए इसको कैमल केस में करना है तो कर दें txt यूजर नेम। ठीक है, मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। कौन सी वैल्यू, टेक्स्ट की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कोई डिफाइन कर दूंगा तो वो इसमें नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूं एक तरह से, इसकी टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट की वैल्यू मैंने सेट करवाई है यहाँ से। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से सेट तो नहीं करवानी, सेट तो इसको बेसिकली यूजर करेगा, मुझे कोड में जाके गेट करनी है। इसकी टेक्स्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज मैंने सेट करवाई थी, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की जो है ना वो मैं सेट नहीं करवाऊंगा, वो मैं गेट करूंगा। वो गेट कैसे करते हैं, मैं डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग, दो वेरिएबल्स बना देता हूँ, एक यूएन का, या इसका नाम यूजर नेम ही रख लूं मैं, चले हम कोई फिलहाल नाम चेंज करते हैं, यूएन इज इक्वल टू txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। इस तरह करके इसकी जो जो ये ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, ये उसके डेटा मेंबर का, उसकी प्रॉपर्टी का नाम, जब मैं उसको असाइन करूंगा तो इसमें इस ऑब्जेक्ट की इस डेटा मेंबर की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, जब ये क्योंकि स्क्रीन चलेगी, भी सॉरी फॉर्म चलेगा, उस वक्त यूजर जो इसमें टाइप करेगा वो इसका टेक्स्ट बना हुआ होगा और वो मेरे पास यूएन में आ जाएगा। जैसे यूजर ने एडमिन एंटर किया या यूजर एंटर किया, तो जो भी किया है वो इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे जाके पासवर्ड डिफाइन कर लेता हूँ, इज इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ये दोनों आ गए मेरे पास। अब मैं सिंपल इफ लगाता हूँ, इफ un डॉट इक्वल्स का मेथड है, un डॉट इक्वल्स एडमिन एंड password dot equals
स्क्रीन में मैं दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो क्या करना है, अब स्क्रीन पे मैसेज शो कराना। तो मैसेज जो है वो कैसे शो होगा, एक तो काम ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे कर दूं मैसेज बॉक्स डॉट शो, अलग से ये अलर्ट आएगा, ये इसके अब ये फॉर्म के ऊपर शो नहीं होगा बल्कि एक अलग से अलर्ट आएगा। फॉर्म के ऊपर शो करवाना है तो वो भी हो सकता है, वो मैं एक और खाली लेबल लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। और उसका मैं टेक्स्ट सेट कर दूं, वो काम भी करके देखते हैं। पहले ये मैसेज बॉक्स वाला काम कर देते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और एल्स में जाके मैं फिर मैसेज बॉक्स डॉट शो करवाता हूँ कि लॉगिन, ठीक है जी। तो ये मैंने इधर फिलहाल हार्ड कोड कर दिया है कि क्या कहते हैं अपना एडमिन और 1 2 3 होगा तो ही ये शो होगा, अदरवाइज ये सक्सेसफुल शो नहीं होगा। अदरवाइज वैसे तरीका तो उसका ये होता है कि हमें डेटाबेस से वेरीफाई करना होता है। तो ये मैंने लॉगिन डॉट क्लिक की सारी लॉजिक लिखी है कि जब क्लिक होगा तो ये काम। अब हम इसको चलाते हैं। तो मैंने इधर अभी फिलहाल मैं गलत देता हूँ, यूजर और पासवर्ड में इसका कुछ और दे देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ये लॉगिन फेल लिखा आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एडमिन और 1 2 3 और लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन सक्सेसफुल लिखा आ गया, ठीक है। अब ये देखें, इवेंट हुआ, उसने प्रोसेस किया, काम हुआ, उसके बाद फिर दोबारा आके बैठ गया, दोबारा दूसरे इवेंट के लिए वेट कर। ये इवेंट बेस्ड, जब ज्यादातर काम किसी ना किसी इवेंट पर होंगे, ऐसे नहीं होगा। जो जनरल काम है वो हो गया पहले कि वो मेन मेथड कॉल हुआ प्रोग्राम डॉट सी एस में से, उसने मेन हमारा फॉर्म जो था वो शो करवा दिया, बस वो चला और उसके बाद ये बैठ गया। अब सारा काम इवेंट्स पे होगा। तो अच्छा, इसमें एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, देखिए मैं जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाके टैब प्रेस करता हूँ ना तो वो इधर आता है, फिर टैब प्रेस करता हूँ तो वो इधर आता है, फिर टैब प्रेस करता हूँ तो इधर। ये ना ये टैब इंडेक्स की एक हर हर कंट्रोल की टैब इंडेक्स की भी प्रॉपर्टी होती है एक। वो असल में ये होता है क्योंकि मैंने जिस तरतीब से इनको लगाया है ना, आपको याद होगा पहले मैंने एक ये लेबल टेक्स्ट बॉक्स और बटन लगा दिया था, फिर ये बाद में लगाया, तो इसने वही तरतीब सेट की हुई है। इनको जाके हम चेंज भी कर सकते हैं कि टैब मैं पहले जब पहली ये 0 पे हो, जब एक टैब प्रेस करूं तो इस पे आ जाए, फिर टैब प्रेस करूं इस पे, फिर टैब प्रेस करूं इस पे, ठीक है। इस तरह ये चल सकता है। तो उसका तरीका क्या है, ये अपनी यूजेबिलिटी जो है ना सिर्फ इंक्रीज करने के तरीके हैं कि यूजर को सबसे पहले इस पे आके इसकी टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी है, टैब इंडेक्स की, इसको मैं कर देता हूँ 0। दूसरे इसकी टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी, इसको मैं कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 3, ठीक है। अब हम चलाते हैं। ये देखिए शुरू में इस पे आ रहा है, अब जब मैंने एक टैब दबाया तो इधर, एक मिनट, ये शुरू में इधर आ रहा है, एक टैब दबाया इधर, फिर टैब दबाया इधर, फिर टैब दबाया इधर, फिर टैब दबाऊंगा तो ये वापस एक सर्कुलर उसमें चलने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो कुछ बेसिक हमारे इसके इसके प्रोजेक्ट कैसे बनता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइलें होती हैं,
और ये कि एक फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे लगते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे सेट की जाती हैं, विजुअली कैसे सेट की जाती हैं, और इवेंट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम और इस पे करने के बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं, वो ये कि हमने फॉर एग्जांपल एक और फॉर्म ऐड करना है अपने इसमें प्रोजेक्ट में, और उसको रन करना है अगर अभी, तो वो कैसे करना है। फिलहाल हमें ये करना होता है कि अभी हम एक ही फॉर्म के ऊपर तो काम कर लिया, अब आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, आप इसी के अंदर एक फॉर्म ऐड करें और program.cs में से जो न्यू फॉर्म 1 हो रहा था जहां, उसके बजाय आप क्या करेंगे, आप अपना जो नया वाला फॉर्म है वो दे देंगे। तो उसका तरीका सबसे पहले तो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे देखें, सॉल्यूशन पे नहीं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड विंडोज, ये फॉर्म, विंडोज फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपने ये फॉर्म, विंडोज फॉर्म आ गया, इसका नाम हम फिलहाल आप कर दें कि सैंपल फॉर्म। ठीक है, सैंपल फॉर्म कर देते हैं और इसको ऐड कर दें। फॉर्म जो है ना वो यहाँ टूल बॉक्स से ऐड नहीं करना, फॉर्म आपने इधर से ऐड करना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से। और ये सैंपल फॉर्म ये है आपका। फिलहाल हम सैंपल फॉर्म पे ना एक काम करते हैं, सिंपल एक लेबल लगाते हैं इधर सेंटर में, और इसकी मैं टेक्स्ट इसका कर देता हूँ अदर फॉर्म, और इसका फॉन्ट वगैरह हम सेट कर देते हैं जरा कुछ। ठीक है, फॉन्ट इसका मैं 14 कर देता हूँ, और कुछ और बस ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये अनदर फॉर्म ये। लेकिन अभी अब मैं चलाऊंगा, जब अपने इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, अभी भी ये आप ये अगर देखें इसको, तो ये अभी भी आपका पुराने वाला फॉर्म ही, लॉगिन फॉर्म ही चल रहा है। अब नए वाले को कैसे चलाना है, उसका तरीका ये है कि आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके program.cs में आए, और यहाँ ये जो फॉर्म 1 के बजाय वो FRM लॉगिन हमने जिसका नाम कर दिया था फॉर्म 1 का, लॉगिन वाले फॉर्म की जगह आप इसको कर दें, अब ये मेरा ख्याल है फॉर्म 2 नाम है इसका, फॉर्म नहीं, हमने उसका नाम सैंपल फॉर्म रखा है ना, न्यू सैंपल फॉर्म। ये सैंपल फॉर्म का ऑब्जेक्ट पास कर दें। अब आप इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका सैंपल फॉर्म चल पड़ा है। ठीक है, बहरहाल ये तो है इस वक्त तक के लिए तरीका। नॉर्मली जो एप्लीकेशंस प्रोफेशनली जो बनती हैं उसमें क्या होता है कि हमारा एक ही मेन फॉर्म बनता है, उस फॉर्म में बेसिकली मेन्यूज होते हैं। इधर उन मेन्यूज में से हमने जो फॉर्म ओपन करना है, लॉगिन फॉर्म करना है, सैंपल फॉर्म करना है, प्रोडक्ट ऐड करने का करना है, प्रोडक्ट जो है वो कोई किसी की रिपोर्ट देखनी है, सेल ऐड करनी है, ऑर्डर करना है, जो कुछ भी करना है उसके मेन्यूज बने होते हैं। ठीक है, तो वो जो एक मेन फॉर्म होता है वो हमारा MDI फॉर्म कहलाता है, यानी मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसके अंदर बेसिकली मेन्यूज वगैरह होते हैं। तो ये फॉर्म अलग अलग बने होते हैं, लेकिन हमेशा चलता पहले मेन फॉर्म है। उस मेन फॉर्म के मेन्यूज के क्लिक पे असल में ये छोटे छोटे फॉर्म खुलते हैं, और फिर ये छोटे फॉर्म बंद रहता है, मेन फॉर्म अपनी जगह खुला रहता है। तो वो हम काम बाद में करेंगे। फिलहाल आप जो है वो नए फॉर्म बना के इसके ऊपर कोई काम करना हो तो इस तरह करके टेस्ट कर सकते हैं, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज वो रह गई थी कि हम ये कह रहे थे कि हम इसको वापस आते हैं, पहले तो चेंज करते हैं हम अपने program.cs में, अभी हमने सैंपल फॉर्म नहीं, वापस FRM लॉगिन पे आते हैं। और बताया ये था कि जो मैंने तो अभी मैसेज बॉक्स शो करवाया था इसके क्लिक पे, कि जब ये अगर ये मैच हो जाता है तो क्लिक पे मैसेज बॉक्स शो हो। मैं ये कहता कि अगर इधर लेबल शो करवाना है तो सिंपल उसका तरीका ये है कि आप एक तो पहले लेबल यहाँ लगा होना चाहिए। ठीक है, इस लेबल का नाम हम रख देते हैं LBL मैसेज, इसका मकसद ही सिर्फ मैसेज होगा, और इसका टेक्स्ट हम सारा जो है ना वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, या फिलहाल समझना है, क्योंकि ये जब खत्म करेंगे ना तो ये बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो जाएगा, रहेगा मौजूद लेकिन नजर कोई नहीं आएगा। फिलहाल हम इसको मैसेज कर देते हैं, शुरू में मैसेज नजर आएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कमेंट, और इधर आके मैं क्या करूंगा, अगर मैच हो जाता है तो LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट। अब इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम उधर प्रॉपर्टी विंडो से सेट नहीं करवा रहे, बल्कि कोड में से सेट करवा रहे हैं, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं।
LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट, ये जो कोड इधर प्रॉपर्टी विंडो से जो सेट होती है ना, वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए होती है जब तक पहली दफा फॉर्म चलता है। जब उसके बाद फिर कोड में से अगर कोई चीज चेंज होती है तो वो उसी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देती है। जैसे आपने किसी की जीपीए 3.2 कर दी, अब अगली दफा जब उसी वेरिएबल की वैल्यू आप उसी स्टूडेंट की जीपीए का जो डेटा मेंबर है वो 3.2 के बजाय 3.4 करेंगे तो 3.2 वाली तो ओवरराइट हो गई। इसी तरह ही ये भी ओवरराइट हो रही है। तो पहले इसमें मैसेज लिखा नजर आएगा, लेकिन जब मैं इसके बाद जाके इसको करूंगा लॉग इन सक्सेसफुल, तो वो मैसेज के बजाय क्या लिखा नजर आना शुरू हो जाएगा, लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना हमारा, इसी तरह जो हमारा है ये उस पे लॉगिन फील्ड पे भी मैं अब ये मैसेज बॉक्स शो करवाने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, जो लेबल है उसको शो करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं अपना मैसेज बॉक्स के बजाय मैं लेबल जो है उसको सेट किया, ताकि स्क्रीन के ऊपर यानी कि वो नजर आना शुरू हो जाए। तो ये है हमारा, इधर मैंने पहले मैं फेल करता हूँ लॉगिन, ये देखें लॉगिन फेल्ड। इधर मैं जाके करता हूँ एडमिन 1 2 3 लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर सक्सेसफुल शो करवाना है तो इस लेबल की जो कलर है वो आप ग्रीन कर दें, और अगर लॉगिन फेल्ड शो करवाना है तो इस लेबल का कलर आप जो है वो रेड सेट कर देंगे। मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस एग्जाम्पल को आप घर में लाजमी ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है उसकी डिटेल्स कुछ देखेंगे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क होता क्या है। ठीक है, और फिर मजीद कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे। अभी हमने बेसिक यूआई कंट्रोल्स देखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बटन वगैरह, अब कुछ मजीद जो है वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।